एनआईएसओ स्टूडेंट के लिए कुछ न्यूज़ भी है और साथ में स्टूडेंट की कुछ प्रॉब्लम्स को भी हम लोग लेंगे और इसको सुलझाने की कोशिश करेंगे कि स्टूडेंट क्या पूछ क्या रहा है और उसका पॉसिबल आंसर क्या है और उसके बेनिफिट में क्या है और उसके नुकसान में क्या है। ये दोनों ही कई सारी बातें होंगी और कुछ स्टूडेंट और भी अलग से क्वेश्चन पूछ रहा है, वो भी हम बात करेंगे। पहली बात ये है कि एनआईएसओ स्टूडेंट के लिए अक्टूबर 1 टू 15 तक जो 12th का रिजल्ट था वो तो आया ही आया ऑन डिमांड का, और 10th का भी आया ऑन डिमांड 1 टू 15 अगस्त तक। जिन्होंने भी पेपर दिया है अगस्त का उनका रिजल्ट आ चुका। 10th क्लास 12th क्लास दोनों अपना ऑन डिमांड रिजल्ट देख लें। 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक जिन्होंने 10th क्लास का पेपर दिया, 12th क्लास का पेपर दिया। कल 10th के बच्चों का फोन आ रहा था मेरा कब आएगा, 12th भी आ गया 10th भी आ गया 1 टू 15 अगस्त। स्टूडेंट ये भी पूछ रहा 15 अगस्त के बाद जो पेपर दिया, बेटा रुको उसके लिए फिर 15 डेज रुको, इस मंथ के एंड तक वो भी आएगा। ठीक है, कम से कम 15 डेज रुको, उसके बाद वो भी आ जाएगा। दूसरी बात, स्टूडेंट ये कह रहा है कि अभी जो एग्जाम हो रहा है उसका हॉल टिकट कब तक आएगा। पहली बात, हॉल टिकट आएगा 15 अक्टूबर से चालू होगा हॉल टिकट, तो अभी घबराने की जरूरत नहीं है। हॉल टिकट अभी नहीं आया, न 10th का आया न 12th का आया। एग्जामिनेशन 22 अक्टूबर से स्टार्ट होना है, तो ऑब्वियस है कि एक हफ्ते पहले देखा जाए तो 15 अक्टूबर के आसपास आपका हॉल टिकट आएगा, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। 10 अक्टूबर से आएगा हॉल टिकट और वही आगे परस्यू करेगा, तो इस चीज को समझ के चलने की आप कोशिश करो। जो कोई कह रहा है कि मेरा नवंबर में पेपर है तो क्या मेरा 15 को ही आएगा? जी हाँ, सबका एक साथ आ जाएगा हॉल टिकट थियरी एग्जामिनेशन का, चाहे उसका नवंबर एंड में जाके क्यों ना पेपर हो, चाहे अक्टूबर 22 को ही क्यों ना पेपर हो, सबका एक साथ हॉल टिकट आएगा। 10th का हो 12th का हो, इसलिए थोड़ा सा वेट करो, 15 अक्टूबर आने दो तभी ये हो पाएगा, अभी नहीं। जिनका प्रैक्टिकल छूटा है तो प्लीज वो ज्वाइन करके स्कूल से बात कर लो, जो स्कूल पर आपका सेंटर है प्रैक्टिकल का। अगर कुछ छूटा भी है तो उसके जो इंचार्ज है उनसे बात करो, थोड़ा रिक्वेस्ट करो, कैसे भी अपना एग्जामिनेशन करा लो, इमरजेंसी थी कैसे भी, तो वो सब एक्सप्लेन करो, शायद वो कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे और आपकी बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ वो करेंगे, मेरा इतना मानना है। स्टूडेंट ये कह रहा है कि मैं पढ़ूं तो क्या पढ़ूं एग्जामिनेशन के लिए। दो स्टूडेंट जो अप्रैल एग्जामिनेशन के लिए भी जा रहे हैं, मैं उनको पढ़ने समझा दूं। एनआईएस की बुक्स ले लो, पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है ले लो, मार्केट में क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है वो ले लो, मगर प्लीज एनआईएस का ही सिलेबस लेना। कुछ बच्चे सीबीएसई के लेके पढ़ने लग रहे हैं। जी हाँ, सीबीएसई का सिलेबस थोड़ा डिफरेंट है और एनआईएस का थोड़ा डिफरेंट है। एनआईएस में 11 12 दोनों मिक्स किया गया है 12th क्लास में, और जो सीबीएसई वाले वो 12th की किताब लेके पढ़ना चालू कर देते हैं। सीबीएसई से आप फेल हो के आए हो, आप एनआईएस में आए हो, तो आप सीबीएसई के सिलेबस से नहीं पास हो सकते। आपको एनआईएस की सिलेबस देखनी पड़ेगी, वो मटेरियल कहीं से भी पढ़िए, चाहे वो सीबीएसई के बुक से पढ़िए चाहे बाहर से पढ़िए, वो चलेगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन एट द रेट अहमद सर। आपको पता है हम लोग एजुकेशन पर बात कर रहे हैं, हम लोग नॉलेज पर बात कर रहे हैं। कोई भी पढ़ाई आपकी छूट गई है, सीबीएसई से छूट गई है, एनआईएस से छूट गई है, किसी भी बोर्ड से छूट गई है, कैसे भी छूट गई है, कैसे भी आप अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो वो सारा कुछ रिस्टोर हम लोग कर सकते हैं, रिज्यूम कर सकते हैं, वापस से एडमिशन 10th में दिला सकते हैं, 12th में एज कितनी भी हो गई, एजुकेशन वापस से रिस्टोर किया जा सकता है। अगर आप थोड़े आगे बढ़ गए, ग्रेजुएशन में बीच में छोड़ दिया, तो वो भी एजुकेशन वापस रिस्टोर की जा सकती है। बीटेक, डिप्लोमा, बीकॉम, बीए, जितना भी छूटा हुआ सब एजुकेशन वापस रिस्टोर हो सकता है आपका। और जितना भी साल आपका गया हुआ वो क्रेडिट पॉलिसी के थ्रू क्रेडिट मिल सकता है दूसरी यूनिवर्सिटी में, वो तक क्रेडिट लेकर के आगे की पढ़ाई। यूनिवर्सिटी ज्यादातर 1 साल की क्रेडिट देती है, कई कुछ यूनिवर्सिटीज होती है 2 साल की भी क्रेडिट देती है, बट उसका चार्ज होगा क्योंकि ट्रांसफर चार्ज अच्छा खासा होगा, फीस के बराबर होगा। फर्क इतना है कि आपको सिर्फ फाइनल का एग्जाम देना होगा या फिर सेकंड ईयर का देना। यूनिवर्सिटी आपके डेटा को देखेगी, एनालाइज करेगी और फिर उसके हिसाब से डिसीजन लेगी। ठीक है, जो भी लेगी आपके बेनिफिट में ही होगा और फायदे में ही होगा। अच्छा, कुछ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट है जो जिसकी उम्र 45 हो गई है, वो ये कह रहे हैं कि मैं 10th कर सकता हूँ क्या? हाँ, एजुकेशन के लिए नहीं रोका, कोई उम्र नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है। एनआईएस बोर्ड इसी के लिए बना है, जो बच्चे किसी भी उम्र में तक एजुकेशन नहीं ले पाए वापस से एजुकेशन ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्यूमेंट में हम लोग आपकी मदद करेंगे, आपके प्रेजेंट डॉक्यूमेंट चेक करेंगे क्या है क्या नहीं, आप हमारे साथ शेयर करो, देखते हैं कौन सा डॉक्यूमेंट और चाहिए तो हम लोग बता देंगे, कौन से ऑफिस से जाके कहाँ से लेना आपको, वो सारी अरेंजमेंट का हम लोग बता देंगे आपको, आपकी हेल्प करेंगे पूरी तरह से, ताकि वापस से आप एजुकेशन में आ सको और अपनी पढ़ाई को वापस से रिस्टोर कर सको। और जो भी करंट जॉब है उसमें प्रमोशन मिलना है, उसमें कुछ हेल्प मिलना है, वो आप जरूर ले लो। आप ग्रेजुएट हो, आप एमबीए में जाना चाहते हो, तो एमबीए कई साल का रह गया है,
हम लोग उसको डिस्टेंस मोड से कैसे भी कर देंगे। ऑनलाइन एग्जामिनेशन आजकल यूनिवर्सिटीज में आ गई है, जो हम लोग साथ यूनिवर्सिटी कई टाइप ऑलरेडी टाइप के साथ है। हम लोग यूनिवर्सिटी के साथ ऑलरेडी टाइप कर चुके हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन करा रही है, बीए का, बीकॉम का, बीबीए का। उनके साथ आपकी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि आप करंट जॉब को भी नहीं छोड़ रहे हो और अपनी पढ़ाई को आगे भी लेके जा रहे हो। अच्छी बात है, अपनी नॉलेज बढ़ाओ, अपना अपना थोड़ा सा जो लेवल है वो भी अपडेट करते रहो, ताकि आपको लाइफ में जो सोचा हुआ है, जो छूटा हुआ है, उससे भी वापस से अचीव किया जा सके और कुछ न कुछ वो आपकी लाइफ में वो उतना एक्स्ट्रा एजुकेशन कंट्रीब्यूट कर सके। ये बहुत जरूरी है। एनआईएस की बात हो रही है, एनआईएस का एग्जामिनेशन हमने बोल दिया। पढ़ना क्या है, आपके एनआईएस की बुक लीजिए, इंटेक्स टेक्स के क्वेश्चन लीजिए, प्लीज उन्हें डेली करते रहिए। सारा इंटेक्स टेक्स कर जाइए, आप पास हो जाएंगे। और जो सैंपल पेपर एनआईएस का है वही देखिए, वही पढ़िए। उससे एक आइडिया मिलेगा कि कौन सा क्वेश्चन क्या आने वाला है। और लगातार 3-4 सालों की पेपर अगर मिलता है, बाजार में भी अवेलेबल है, और जो क्वेश्चन बैंक से बाजार में अवेलेबल है एनआईएस का, वो प्लीज बाई कर लीजिए। उसमें बहुत सारे, उसमें लिखा रहता है इस साल का ये पेपर। जो क्वेश्चन लगातार रिपीट हो रहे वो प्लीज उन पर ध्यान दीजिए, उनको लर्न कर लीजिए, ताकि उससे रास्ता मिलेगा। और जो लोग, मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना। आता है नहीं आता है वो बात की बात है, जितना आता है वो करेक्ट करिए, जो नहीं आता उन्हें बना के लिखने की कोशिश करिए। कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे आप, हो जाएगा। कुछ ना कुछ आपके लिए समाधान निकलेगा और कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। एक स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं है कि मैं क्या करूं। मुझे कल को फार्मेसी लेना, डी फार्मा लेना, बी फार्मा, वेस्ट बंगाल से। मैं आके दिल्ली में पेपर दे दूं क्या? उनके कुछ रिलेटिव्स रहते हैं। हाँ, दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एजुकेशन के लिए आप कहीं भी हिंदुस्तान में पढ़ सकते हो। अगर आपके रिलेटिव यहाँ रहते हैं, एड्रेस प्रूफ आपका है, आपका घर है, या आपके रिलेटिव्स हैं, या रेंट एग्रीमेंट है, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। और आप किसी भी सिटी में जहाँ आपके पास एड्रेस प्रूफ है, वहाँ का एडमिशन मिलेगा, वहाँ का सेंटर मिलेगा। आप इजीली वहां दे पाएंगे, क्योंकि अगर आपको लगता है कि एग्जामिनेशन के दौरान उस सिटी में आप रहने वाले हैं, तो वहीं का ले लीजिए और इजीली आप पेपर दे दीजिए। ठीक है, और आगे का इसका रास्ता निकालिए। डी फार्मा, बी फार्मा, जो भी आपको करना करिए। बीएससी नर्सिंग, जो कुछ भी करना करिए। जो भी आपने नीट की तैयारी करनी है, नीट की तैयारी करिए। जो भी उसके आगे की पॉसिबल आपको लगता है करना, वो करिए। एनआईएस में 10th क्लास में एसएसटी पे बहुत प्रॉब्लम थी, हिंदी में बहुत प्रॉब्लम थी, स्पेशली दिल्ली के स्टूडेंट का। मैं इनको बार बार बताऊं, एक ये भी प्रॉब्लम है कि बच्चा इंग्लिश मीडियम का, उसको बोला जाता है हिंदी में एसएसटी पढ़ाऊंगा, हिंदी में पेपर क्यों देना है? आप इंग्लिश में पेपर दीजिए, हमेशा दीजिए इंग्लिश में, कोई प्रॉब्लम नहीं। हिंदी मीडियम या इंग्लिश में आप पेपर देना चाहते हैं, बिल्कुल दे दीजिए, मगर थ्रू आउट इंग्लिश लिखिए। बीच आधा आधा मत लिखिए, या तो पूरे इंग्लिश में पेपर दीजिए या तो पूरे हिंदी में दीजिए। आपके पास ऑनलाइन बुक्स अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश, इनमें से जो आपको लैंग्वेज पसंद है वो लीजिए और उसी से करिए, ताकि आप कंफर्टेबल हो सके और एग्जामिनेशन को मजे से दे। ऐसा नहीं प्रेशर में, टेंशन में, हमको तैयार नहीं हो रहा, पढ़ने, इस मोड में बिल्कुल मत जाए प्लीज। आपको लगता है कि मैं हिंदी में अच्छे से तैयार कर, हिंदी में कर लीजिए। अगर इंग्लिश में पॉसिबल है तो वेल गुड, उसी में कर लीजिए। आप अपने लैंग्वेज को मत छोड़िए, क्योंकि उस पर आपका कमांड है और उस पर आप अच्छे से लिख पाओगे और कॉन्फिडेंसली, थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा। हाँ, मैं जो लिखता हूँ वो सही है, जो कर रहा हूँ वो सही है, उसकी बिहाफ पर ही आपको जाना है। एक स्टूडेंट दिल्ली एनसीआर में क्या है, लैंग्वेज हिंदी में बच्चा लिया एडमिशन और इंग्लिश में पेपर लिख दिया, क्या इसमें मार्क्स कटेगा? जी नहीं, अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है। इंग्लिश में लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदी का इंग्लिश में, मगर मगर ध्यान रखना, अगर इंग्लिश में पेपर अटेम्प्ट करो तो सारा इंग्लिश मीडियम करना, हिंदी मीडियम करना तो सारा हिंदी मीडियम, मिक्स नहीं करना। क्योंकि हिंदी मीडियम का टीचर अलग, इंग्लिश मीडियम। और एक बात और समझा दो, इंग्लिश मीडियम वाले हमेशा मार्क्स ज्यादा पाते हैं, ध्यान रखिएगा। हिंदी मीडियम वाले नहीं पाते हैं, ये ऑब्जर्वेशन है। हम हमेशा कहते हैं ऐसा डिस्क्रिमिनेशन होना नहीं चाहिए, मगर ये होता है, अल्टीमेटली कुछ ना कुछ हो जाता है। इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट थोड़ा कॉन्फिडेंस अपने आप को फील करता है, वो लिखता चला जाता है। हिंदी वाला लिखता है, कई बार वो टीचर की नजर में उतना अच्छा नजर नहीं आ रहा, तो वो जो मार्क्स है, जो लैक ऑफ, जो मार्क्स देने का क्राइटेरिया टीचर का, वो थोड़ा हमेशा हिंदी वालों के प्रति थोड़ा तंग नजरिया रहा। इसलिए जरूरी है कि अगर इंग्लिश में लिख सके तो जरूर लिखिए। लैंग्वेज पर कमांड अगर है तो, नहीं तो फिर हिंदी ही बेटर है, आप लिखिए उसी में, किसी में भी लिखिए, ठीक से लिखिए, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और बहुत अच्छे से करिए, पास होने के रास्ते निकलिए। कोई भी प्रॉब्लम एजुकेशन से रिलेटेड, 10th क्लास, 12th क्लास, ग्रेजुएशन, पोस्ट, आप एक व्हाट्सअप मैसेज करिए, हम लोग आपको रिप्लाई करेंगे, आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओवरनाइट तो नहीं होती मदद, मगर देखा जाएगा कि आपकी प्रॉब्लम का नेचर क्या, क्या सोल्यूशन हो सकता है, वो सजेस्ट